वेलकम एवरीवन। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। इधर हम एक जनरल व्यू देने का कोशिश करेंगे। नॉर्मली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्या होता है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये एक रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, बट बिलीव मी, अगर आप सब्जेक्ट के अंदर तक चले जाते हो तो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट आप देखोगे तो आपको आपके जो नॉलेज है उसी के बेसिस पे ही पता चल जाएगा। आपका जो डेप्थ है उसी के बेसिस में ही पता चल जाएगा कि ये मेटल किस किस तरह के रिएक्शन करने जा रहा है। तो मेरा कोशिश इस वीडियो में यही रहेगा कि आपको इन डेप्थ समझाऊं। ठीक है, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। ये वीडियो क्लास का यही एक प्लस पॉइंट है कि अगर किसी भी पार्ट इस वीडियो का आप प्रॉपर वे में समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं, जो कि एक लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो कोई भी पार्ट आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से रिपीट करके देखिए और फाइनली पूरा वीडियो देखने के बाद फिर भी अगर कोई भी पार्ट कुछ भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालिए। कुछ क्वेश्चन एक्यूमुलेट हो जाने के बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर ही खड़ा हुआ है। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट 100%। ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन किन एलिमेंट को बोलते हैं। एज पर डेफिनेशन हम कहेंगे कि अगर एलिमेंट के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ सबसेल है, आइदर जब मौलिक अवस्था में और मॉल अगर आयन बन जाता है, तब भी अगर इस तरह की सिचुएशन आता है कि इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल है और एफ सबसेल है, तो हम इस तरह के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। बेस्ड ऑन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल हमें 3 डिफरेंट सीरीज मिलेगा। एक तो है 3D को लेकर, एक 4D को लेकर और एक 5D को लेकर। ठीक है ना। एंड 2 डिफरेंट तरह का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेगा आपको, जो बेस्ड ऑन 4F एंड 5F। डेफिनेशन को अच्छी तरह समझने के लिए ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर और जिंक को लेते हैं। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है और जिंक का 30 है। अभी इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन दो एलिमेंट्स का, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि दोनों 3D10 सिस्टम है। सो इन एलिमेंटरी स्टेट नन ऑफ दिस आर satisfying the condition required for transition metal। पर अगर कॉपर को Cu प्लस बनाते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन 4s से चला जाएगा, स्टिल इट इज 3D10 सिस्टम। उसके बाद कॉपर 2 अगर हो जाता है तो ये हो जाएगा 3D9 सिस्टम। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होने का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है।
जबकि जिंक को अगर हम ले लेते हैं तो जिंक का एक ही आयन अवेलेबल है, वो है Zn2+। जिंक एलिमेंटरी स्टेट में तो 3d10 सिस्टम है ही, Zn2+ स्टेट में भी ये 4s में जो दो इलेक्ट्रॉन है वही निकलेगा। तो इन Zn2+ इट इज स्टिल 3d10 सिस्टम। तो किसी भी कंडीशन में जिंक ट्रांजिशन मेटल होने का जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। Hence Zn is not a ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। तो बेस्ड ऑन 3D हमें जो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलता है वो है स्कैंडियम से कॉपर। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 एंड कॉपर का 29। इस रो में हमें टोटल मिल जाएगा 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। whereas in second row also yttrium to silver 39 to 47 एटॉमिक नंबर टोटल 9 इधर भी मिलेगा। और थर्ड सीरीज हैफनियम से गोल्ड तक 72 एटॉमिक नंबर से 79 एटॉमिक नंबर तक जो 5D सीरीज है यहाँ पे हमें मिलेगा 8। तो टोटल 26 ट्रांजिशन एलिमेंट हमें मिल रहा है। जबकि फर्स्ट सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो लेंथ नाम से शुरू होकर लुटेशियम तक 57 एटॉमिक नंबर से शुरू होकर 71 एटॉमिक नंबर तक हमें मिल जाता है, जिसके अंदर 15 एलिमेंट्स है। ये इस एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथनाइट्स। ये लेंथनाइट्स नाम आ रहा है लेंथनम जो एलिमेंट है इससे। सेकेंड जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का रो वो शुरू होता है AC 89 एटॉमिक नंबर से LR 103 एटॉमिक नंबर तक। यहाँ पे भी 15 मिल जाता है। और इस सेकेंड रो ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम एक्टिनाइट बोलते हैं, जो नाम डिराइव्ड हुआ है एक्टिनम से। ठीक है, तो टोटल वी हैव 56 ट्रांजिशन मेटल्स, जहाँ पे D से अराइज करता है 26 एंड F से अराइज करता है 30। अब आते हैं जो जनरल फीचर्स है डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का, वो एक एक करके बोलते हैं, जो आप इस स्लाइड फॉलो करके भी आराम से देख सकते हैं। मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। एक तो है कि इनका जो एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई है वो स्लोली चेंज होता है अलोंग ए पार्टिकुलर सीरीज। तो दो नंबर है आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयनन विभव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी धीरे धीरे चेंज होता है एक पर्टिकुलर रो अगर हम कंसीडर करते हैं। तो 3 नंबर है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, सेवरल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 4 नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स हैं उनको बनाता है, बनाने में भागीदारी लेता है। 5 नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट से जो कंपाउंड्स बनता है मोस्टली कलरफुल होता है। 6 काफ़ी सारे कंपाउंड्स जो इस तरह के ट्रांजिशन मेटल से बनता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। 7th है कि ट्रांजिशन मेटल नॉर्मली हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग मेटल होता है। एंड 8 ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड सर्व एज वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट फॉर सेवरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो इधर इस क्लास में हमारा पर्पस जो है, ये जो फीचर्स ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है ये क्यों करता है इसको जानना। क्यों, नथिंग मोर देन दैट। अभी पूरा फीचर्स अगर हम डिस्कस करने बैठे एक ही वीडियो में तो वीडियो मिनिमम 1.5 घंटे का हो जाएगा मिनिमम। इसीलिए मैं 2 पार्ट में इसको डिस्कस करूंगा।
इस पहले पार्ट में हम 1 से 3 तक, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों सेवरल शो करता है, यहाँ तक मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आइए अब बात करते हैं इस, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, यहाँ पे एक टिपिकल रो हम ले लेते हैं डिस्कस करने के लिए, वो है 3D सीरीज। अभी 3D सीरीज को समझने के लिए हमें जस्ट 3D सीरीज के पहले दो एलिमेंट जो है पोटाशियम एंड कैल्शियम, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा ताकि हम आराम से समझे सिचुएशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर ऑलरेडी बना लिया हूँ। ये जो ऑर्बिटल्स है 1s2 सॉरी 1s2s 2p एटसेट्रा ऑलरेडी मैं रेडी करके रखा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपका है पोटाशियम। पोटाशियम का जो संकेत है ये दिया हुआ है, बस समझ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में एटम का जो है न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन सा ऑर्बिटल है, 1s है। थोड़ा आगे है, थोड़ा ऊपर है 2s, और थोड़ा ऊपर है 2p। इस तरह आप समझ लीजिए कि ऑर्बिटल का तरह तरह के ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी के बेसिस जो है उसके बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है। जितने जितने हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे, आगे जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा ही समझ लीजिए। तो आप अगर रिकॉल करते हैं, जो जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उस वहाँ पे जब थे, Aufbau प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल एटसेट्रा, तो वहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फील करें। ठीक है ना, इस ऑर्बिटल्स में इस आधार पे फील। तो मेन आधार क्या है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक एक एक करके इलेक्ट्रॉन फील होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, तब स्पिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके फील होगा, फिर वो पेयर्ड होके फील होगा। मतलब ये कि जैसे कि 2p में 3 ऑर्बिटल है जिनका सेम है एनर्जी, तो पहले 2px में एक जाएगा, फिर 2py में एक जाएगा, फिर 2pz में एक जाएगा, फिर जाके फोर्थ वन जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड होगा। तो इस तरह हम फील करके देखेंगे ये ट्रांजिशन मेटल्स में इस तरह कहाँ पे कैसा फीलिंग होता है। ठीक है, ये जैसे पोटेशियम 1s हो गया, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। अब 3p अगर जब कंप्लीट हो गया ना, तो ये कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। अब आर्गन हो जाने के बाद जो 19th इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन इधर आता है कि ये 4s में जाएगा और 3d में जाएगा, है क्या ना। अब 19 इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4s में। अब 4s में जाने का मतलब ये है कि 4s का एनर्जी 3d से कम है, ये प्रमाण हो जाता है। फिर हम अगर कैल्शियम में जाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का भरा है 20th इलेक्ट्रॉन, वो भी जा रहा है 4s में।
अब यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि 4s का एनर्जी जो लेवल है वो 3d से कम है, इसीलिए ना पोटेशियम एंड कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन 4s में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर हम स्कैंडियम से शुरू करते हैं, जहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो रहा है, तो स्कैंडियम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब 3d में जा रहा है, फिर टाइटेनियम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, फाइन। अब और 3 दिखा रहा हूँ, वेनाडियम, आयरन एंड कॉपर। यहाँ पे भी जो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है अपना एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो 3d में ही जा रहा है। तो पॉइंट इस स्लाइड से हम यही लेंगे कि 4s का एनर्जी लेवल नीचे है, 3d का एनर्जी लेवल ऊपर है, मतलब बाहर की तरफ है। ऊपर मतलब बाहर की तरफ है, न्यूक्लियस से दूर है, ज़्यादा दूर है 3d। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है, अगर 3d ज़्यादा दूर है तो जब ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट आयन बनता है, ठीक है ना, जब आयन बनता है तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से क्यों निकलता है? ये तो क्वेश्चन आना चाहिए ना मन में कि 3d अगर ऊपर है तो 4s से क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर आप देख रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन रहने का जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ, क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा साई स्क्वायर से देखा जाता है, क्योंकि साई है एक वेव का फंक्शन। मानिए कि एक वेव है, तो वेव 0 एक्सिस से ऊपर भी जाता है, फिर नीचे आता है, नेगेटिव जाता है। तो एक वेव से 3 तरह के डाटा हमें मिलता है, पॉजिटिव डाटा, जीरो एंड नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी के जब हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव और जीरो होता है। तो ये प्रॉब्लम साई स्क्वायर लेने से सॉल्व होता है, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। तो ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 4s में हम क्या देखते हैं कि ये जो छोटा सा टीला है, मतलब 4s का जो बड़ा 4s के अंदर जो सबसे बड़ा टीला है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी है, पर प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूक्लियस तक डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है। ये मानिए कि येलो कलर का जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, तो 4s का वेव फंक्शन न्यूक्लियस तक जाता है, इसीलिए न्यूक्लियस के साथ ये ज़्यादा घुल मिल जाता है। इसके कारण 4s के साथ न्यूक्लियस का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस 4s को ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू 3d, क्योंकि 3d का जो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमा है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। अब इसीलिए 4s का एनर्जी शुरू में 3d से कम रहता है, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग जब होता है तो 4s में ही पहले जाता है। पर 4s फिल अप हो जाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन 3d में आना शुरू होता है, तब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। इस तरह के ट्विस्ट, एक के बाद एक जब इलेक्ट्रॉन आता है 3d में, 3d जैसे कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के साथ उनका घुल मिल जाना कम है, ज़्यादा दूर रहता है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सील्ड नहीं कर पाता है। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट आइदर वे में कहा जाता है। तो 3d का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा स्क्रीन नहीं कर पाता है, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्विकली बढ़ जाता है। एक एक करके जब 3d में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इक्वली न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ऐड होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है क्विकली बढ़ जाता है, और 3d इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक के बाद एक जितना जितने इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते जाता है 3d में, उतना ही 3d
इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, और ये अट्रैक्शन ज़्यादा फील करने के कारण ये न्यूक्लियर के तरफ खींचे चले जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब ये 4s के भी नीचे आ जाता है। ये राइट हैंड साइड का पिक्चर देखिए, एक छोटा सा जगह है, ये मैं येलो से मार्क करता हूँ, एक छोटा सा जगह है यहाँ पे, जिस जोन में ये पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम ये सब है ना, इस जोन का ही ये ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर के हिसाब से ऑर्बिटल का एनर्जी का प्लॉटिंग है। तो एक छोटा सा हिस्सा में 3D का एनर्जी ज़्यादा रहता है 4s से। जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन एडअप होता जाता है तो 3D का एनर्जी नीचे आता जाता है, और ग्रेजुअली 3D का एनर्जी नीचे जाते जाते जब मानिए कि एटॉमिक नंबर 100 के करीब है तो तब 4s एंड 3D के बीच में काफ़ी अंतर हो जाता है, काफ़ी अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि फिलिंग जब होता है इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s देन 3D में इलेक्ट्रॉन फिल अप होता है, फिल होते होते 3D नीचे निकल जाता है, और 3D नीचे निकल जाने के बाद, नीचे खिसक जाने के बाद जब आयोनाइजेशन होता है तब इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है, क्योंकि बाय द टाइम 4s अपर एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल में आ जाता है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि डी ट्रांजिशन मेटल का जो फीचर मैंने कुछ स्लाइड पहले, 2-3 स्लाइड पहले दिखाया, वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई एक रो पकड़ के अगर चलते हैं तो धीरे धीरे घटता है, तो ये ग्रेजुअली घटता है, स्ट्रिक्ट कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, बट ग्रेजुअली घटता है। ये आप डाटा देख लीजिए। फिर 2 नंबर पॉइंट है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटता है, बढ़ता है, सॉरी। ये ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है टाइटेनियम से कॉपर तक, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिंचाव महसूस करता है न्यूक्लियस के तरफ। हम जब स्कैंडियम से धीरे धीरे कॉपर की तरफ बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसी के कारण आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंसीडर करें तो एक ही स्टोरी है कि नहीं, कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है। जब टाइटेनियम से हम कॉपर तक जाएंगे तो टाइटेनियम से कॉपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ये डाटा आप देख लीजिए। अब 3 नंबर पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे हम ज़्यादा समय देंगे, और इसी के साथ इसको मतलब एक्सप्लेन करने के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। क्या है कि ट्रांजिशन मेटल में मेटल्स जितने भी हैं उनमें एक से ज़्यादा एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये तो मैं पहले ही कहा है। पर इसको समझने के लिए हमें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में वापस आना होगा। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट में आता है वो बस एक ही आता है। जैसे कि मानिए सोडियम से सोडियम प्लस होता है कि नहीं, सोडियम 2+, 3+, ऐसा कुछ नहीं है। कैल्शियम से कैल्शियम 1+ नहीं होता है, एकदम से कैल्शियम 2+ होता है। जिंक से जिंक 2+ होता है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम में भी आप 3+ आपको मिलेगा, एल्यूमिनियम 3+। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एल्यूमिनियम 1+, एल्यूमिनियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, ऐसा नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम 3+ डायरेक्टली आपको मिलेगा। क्यों? रीज़न ये है कि एस ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, एस ऑर्बिटल काफ़ी स्प्लिट नहीं करता, और पी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, पी ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या है, px है, py है, pz है। ये तीनों जो है नॉर्मली स्प्लिट नहीं करता। ये शब्द का माने ये है कि कोई बाहरी जो ऑक्सीडेंट है वो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने का
कोशिश करता है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन px में है और py में है और pz में है, इन तीनों को एक ही तरह से देखेगा बाहर वाला, ठीक है ना। px का एनर्जी जो जितना होगा px का, उतना ही py का, उतना ही pz, ठीक है। और s एंड p अगर हाइब्रिडाइज हो जाता है तब वो 4 लोब, एक s का 3 p का सेम एनर्जी वाला हो जाता है, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है, समान समान प्रोबेबिलिटी में। बट अगर ट्रांजिशन मेटल में आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल्स में जो रहता है वो एक जो है ns रहता है और n-1d रहता है। अब तक जो भी मेटल हम देखें वो 4s, ns मतलब 4s और n-1d मतलब 4-1 = 3d। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या 2 पॉइंट आ जाता है। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है, वहाँ पे 2 डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला ऑर्बिटल्स है, एक तो है 4, एक है 3, तो इनमें एनर्जी अंतर हो ही जाता है। हालांकि दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट एनर्जी अंतर हो जाता है। अब अगर फोकस डी में करते हैं, सिर्फ डी में करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, जो एक्सप्लेनेशन हम इस पिक्चर से देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है, यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल पास है, सेम एनर्जी है पांचों का, जब ये कोई एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है। बट अगर एक्सटर्नल फील्ड आ जाता है, जैसे कि इधर मैं एक टिपिकल एग्जांपल जो लिया है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है कि ये जो ग्राउंड लेवल है, इधर जहाँ पे मेरा एरो सेक कर रहा है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, तो कुछ ऑर्बिटल उस ग्राउंड लेवल से ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब उनका एनर्जी नीचे आ जाता है, और कुछ डिस्टेबलाइज होकर उनका एनर्जी ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है नोट करने के लिए कि टोटल जो चेंज है सब ऑर्बिटल को मिला के उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो मानिए कि 3 ऑर्बिटल जो नीचे आया है, 4 यूनिट करके नीचे आया है, तो तीनों को मिला के हो गया 4 × 3, टोटल 12 यूनिट स्टेबिलिटी मिला है ये तीनों ऑर्बिटल को। तो जो 2 ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज हुआ है उनको भी टोटल 12 यूनिट ही डिस्टेबलाइज होना है, तो ये 6 यूनिट ऊपर चला जाएगा, जैसे कि 6 × 2 = 12, तो +12 इधर -12 मिला के 0 होना चाहिए। इस तरह स्प्लिट हो जाए। ये स्प्लिट हो जाने का मतलब ये है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट लोब में, डी ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंट लोब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले ऑक्सीडेंट उनको और नाउ एक तरह से नहीं देख पाए। कुछ को देखेगा कि ऊपर उठा हुआ है, कुछ नीचे है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रहेगा वो इजीली निकल जाएगा बाहर, और जो नीचे रहेगा वो इजीली नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए फिर पोटेशियम में आते हैं। देखिए कि पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन 4s है, निकल जाएगा। कैल्शियम में 2 है, तो आराम से निकल जाएगा 4s से ही, अलग अलग से नहीं निकलेगा। अब स्कैंडियम से ट्रांजिशन मेटल का जो रू है वो शुरू होता है, स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम का एक ही स्टेट देखा गया है, वो है स्टेट 3। तो जैसे कि मैं खैर ये डिस्कशन सेपरेटली करेंगे। और टाइटेनियम का काफ़ी सारे स्टेट देखा जाता है, स्टेट 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 4, स्टेट 3 और रियरली स्टेट 2। और स्टेट 4 एंड स्टेट
3 के बीच में जो E0 वैल्यू है वो है 0.10 वोल्ट। अब और तीन दिखा रहा हूँ, वेनेडियम, आयरन एंड कॉपर। आप में से कोई किसी के मन में अगर कुछ क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम किधर गया, मैंगनीज किधर गया, निकेल कोबाल्ट किधर गया, तो मैं यही बता रहा हूँ कि इस वीडियो में ये उद्देश्य नहीं है कि इंडिविजुअली हर एक ट्रांजिशन मेटल के बारे में बोलूँ। यहाँ पे जो उद्देश्य है ये है ट्रेंड को डिस्कस करना। तो टिपिकली कुछ एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्कैंडियम। स्कैंडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 4s में है और 1 3d में है। तो जैसे कि मैं बताया था कि 3d की एनर्जी थोड़ा ऊपर होता है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब आ गया तो देखा गया कि 3d का एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण 3d थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाने से 3d को नीचे की तरफ खींचेगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाता है ये कि नीचे की तरफ आने से 4s और 3d के बीच में एनर्जी गैप इतना कम हो जाता है कि बाहर वाला जो ऑक्सीडेंट है वो 4s और 3d को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो रिजल्ट स्वरूप क्या होता है कि तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ले लेते हैं और इसीलिए हमें स्कैंडियम में सिर्फ ऑक्सीडेशन 3 स्टेट 3 मिलता है। अब अगर टाइटेनियम में आ जाते हैं तो टाइटेनियम में अगर अगेन क्या बोला गया है ऑलरेडी कि +4 एंड +3 स्टेबल है, +2 स्टेबल नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑक्सीडेंट आता है तो डी में 2 जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से किसी भी एक, कोई भी एक के साथ 4s का एनर्जी लेवल वेरी क्लोज है। इसीलिए वहाँ से सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देने के लिए बहुत दिक्कतें आता है, क्योंकि थोड़ा सा भी ऑक्सीजन का पावर अगर बढ़ जाता है तो टाइटेनियम को +3 बना देगा। तो खैर 2-1 ऑक्सीडेंट ऐसे भी है जो +2 स्टेट रखेगा। अब जब +3 स्टेट आने का समय आएगा ऑक्सीडेंट अकॉर्डिंगली होने के कारण, तो आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन आता है कि एक तो है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, कैसे निकलेगा? ऐसा हो सकता है कि एक S से और 2 D से इस तरह निकलेगा। और दूसरा जो है वो है कि 2 S से, 2 इलेक्ट्रॉन S से और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा। और ये दूसरा पॉसिबिलिटी ठीक है, ठीक लगता है, क्योंकि 2 S से बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि S इलेक्ट्रॉन्स का 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, एनर्जी सेम है दोनों का, तो ऐसा निकलेगा। इस तरह टाइटेनियम +3 मिलेगा। अभी डी से अगर आप में ये मन में प्रश्न आता है कि डी से 1 निकला क्यों, 2 क्यों नहीं निकला, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि डी स्प्लिट हो गया अंदर क्रिस्टल फील्ड के कारण। तो डी में जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, मतलब दोनों का एनर्जी सेम नहीं है, दोनों का एनर्जी अलग हो गया। एक का ज़्यादा हो गया, एक का कम हो गया। जिसका ज़्यादा हो गया वही पहले निकलेगा और जिसका कम है वो रह जाएगा। अभी उसको भी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेंट जो होगा वो ऑक्सीडेंट को और भी पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो उस तब जाके 4th इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये जो पड़ा हुआ 4th इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा और आपको टाइटेनियम +4 स्टेट। अब आ जाते हैं वेनेडियम में। वेनेडियम में यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है इतने ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, और जो बोल्ड है वो फ्रिक्वेंट है। तो +3 +4 +5, तो +3 कैसे अचीव होगा? तो ऑब्वियसली 4s से 2 निकलेगा और 3d से 1 निकलेगा। 3d स्प्लिट हो जाने के बाद जो अपर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो निकलेगा पहले, इस तरह।
अब +4 होने के लिए ऑक्सीजन के पावर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, +4 हो गया। फिर +5 होने के लिए ऑक्सीजन और भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके +5 हो गया। और ये सब तरह तरह के ऑक्सीजन स्टेट जो आपके पास आ रहा है, इसका एक ही रीज़न है कि डी के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल अलग है। इसीलिए हम एक्सटर्नली ऑक्सीजन को प्रॉपर वे में सिलेक्ट करके वेनेडियम का अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट अचीव कर सकते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया। जो 5 नंबर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो सबसे समझ लो कि सबसे स्टेबिलाइज्ड हो गया, स्टेबिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए उसको निकालने के लिए सब पावरफुल ऑक्सीजन चाहिए। अब आ जाते हैं मैंगनीज में। मैंगनीज में क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ओरेज में 2, 3D में 5, ठीक है ना। और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आपको मिलता है, +7, +6, +4, +3, +2 एंड 0। इतने नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन स्टेट आपको मैंगनीज में मिलता है। अब यहाँ पे एक नया चीज़ आपको बोल रहा हूँ, ये आप सीख लीजिए। एक डायग्राम के नाम पे आता है लैटिमर डायग्राम। लैटिमर डायग्राम में लिखने का जो तरीका है, वहाँ पे क्या है कि जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में मोस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट रहना चाहिए और राइट हैंड साइड में लीस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट रहना चाहिए, इस तरह। हालांकि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं हर हाफ सेल में हर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हाफ सेल पोटेंशियल बोलते हैं जिसको, वो दिया हुआ है। अब मैंगनीज पार मैंगनेट से जब Mn2+ का डायरेक्ट रिएक्शन है, जो नीचे दिया हुआ है, जिसका वोल्टेज है 1.51 वोल्ट, इसके साथ ऊपर का जो वोल्टेज हर एक रिएक्शन का है, इसको डायरेक्टली मिलाने का कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए डेल्टा जी जो टर्म है, मतलब फ्री एनर्जी चेंज, ये स्टेट फंक्शन है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब जाओगे, तब डेल्टा जी का जो परिवर्तन है वो फिक्स रहेगा, वो तो अविनश्वर रहेगा। आप छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे रास्ते में जाते हैं और डायरेक्टली जाते हैं, डेल्टा जी का चेंज जो होगा वो फिक्स रहेगा। अब इसको मिलाने के लिए जो है, आप अगर वोल्टेज को सम अप करते हैं ऊपर का, तो नीचे का वोल्टेज के साथ उसका कोई मतलब मैच नहीं करेगा। मैच क्या करेगा, डेल्टा जी। अब डेल्टा जी निकालने का जो तरीका है, वो है डेल्टा जी जीरो इक्वल टू -NFE0। आपको इस तरह इक्वेशन को बना लेना चाहिए। तो ऊपर वाला हिस्से मैं इस तरह बना रहा हूँ, देखिए Mn/- से Mn/2- आ रहा है जब वोल्टेज है 0.56। ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सो 1 × 0.56 प्लस सेकेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि +6 से +4 आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 2 × 2.26 प्लस 0.95, क्योंकि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 नंबर भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सिर्फ वोल्टेज रखिए 1.51। इस सब को सम अप कीजिए और एफ को एज इट इज़ रखिए, क्योंकि एफ का डाटा जो वैल्यू है वो देने का अभी ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर हो गया आपका 7.54 वोल्ट, नहीं सॉरी 7.54 एफ वोल्ट। अब नीचे जो डायरेक्ट रिएक्शन है Mn/- से Mn2+, ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये देखिए +7 स्टेट से +2 स्टेट में आ रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और वोल्टेज कितना है 1.51। तो 5 × 1.51 एफ इक्वल टू 7.55 एफ। तो देखिए ये पूरा मिल रहा है, 7.54 एफ ऊपर, नीचे 7.55 एफ, मतलब सेम है। तो इस तरह आपको मिलाना चाहिए, ठीक है ना। अब
मैंगनीज का क्या होता है, Mn2 प्लस आपको जब मिलेगा 4s से चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये टॉप एकदम हाई स्टेट एनर्जी में है। देन आ जाइए 3D में। 3D में तो ऑलरेडी स्प्लिट होके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो Mn3 प्लस जो 3D के अंदर जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है वो पहले निकलेगा और आपको मिलेगा Mn3 प्लस। फिर आपको नेक्स्ट लेवल का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, Mn4 प्लस मिलेगा। उसके बाद Mn6 प्लस, और फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट जो है उसके हेल्प से आपको मिलेगा Mn7 प्लस। अब आ जाइए आयरन और कॉपर में। आयरन कॉपर में क्या है कि आयरन में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 D में है और 2 4s में है। तो और ये जो है कॉपर के इधर देखिए जिस तरह के इक्वेशन लिखा हुआ है ना, यही है लैटिमर इक्वेशन लिखने का तरीका। तो इधर भी आयरन वाला का भी इस तरह के इक्वेशन से आप लिखेंगे, ठीक है। और आयरन में क्या होता है, ये भी 2 प्लस और 3 प्लस क्वाइट कॉमन। तो 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो 4s से ही निकलेगा इस तरह। फिर 6 इलेक्ट्रॉन D से जो है वो निकल के आपको Ap3 प्लस मिलेगा। अभी D में जो पड़ा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन है वो अभी डीजेनरेट नहीं है, वो स्प्लिट कर गया। कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में है, कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में है। तो ऑक्सीडेंट अकॉर्डिंगली दे के आपको Ap4 प्लस भी मिलेगा, फिर Ap6 प्लस भी मिलेगा। अब कॉपर में आ जाइए। देखिए कॉपर में जो है 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d10 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऊपर हायर एनर्जी लेवल 4s से, फिर निकलेगा लोअर एनर्जी लेवल 3d से, आपको कॉपर 2 मिल गया। और रेयर है कॉपर 3 प्लस, मतलब ऑक्सीजन जो है उसको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा तब जाके कॉपर 3 प्लस आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोगों को एक सजेशन है कि केमिस्ट्री वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको नीट और जेई देने के लिए, और जो बीएससी के केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी ये चैनल हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू।